हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं अप्लाइड एथिक्स से। इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अप्लाइड एथिक्स का क्या मतलब है कि जो एथिक्स है तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है और किस तरीके से एथिक्स जो है यूज़फुल है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रांसपेरेंसी। कि अगर एथिक्स है तो आप क्या बनेंगे, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और ये प्रमोट करेगा अकाउंटेबिलिटी, जिससे कि करप्शन कम होगा। एक कोट आप लिख सकते हैं कि करप्शन थ्राइव्स इन सीक्रेट प्लेसेस एंड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। वुड्रो विल्सन के द्वारा है कि करप्शन कहाँ होता है, तो ज़्यादातर करप्शन सीक्रेट प्लेसेस में ही होता है और पब्लिक प्लेसेस में हमें करप्शन मतलब अवॉइड करता है ये पब्लिक प्लेसेस। तो ये हमने देख लिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी, देन क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है। और ये पब्लिक सर्विस के लिए कोर वैल्यू है इंटीग्रिटी, और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसके ऊपर की सारे वैल्यू का फाउंडेशन है, हम कह सकते हैं। इसके इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में हम अशोक खेमका जी का, संजीव चतुर्वेदी, इन सब का नाम हम लिख सकते हैं कि इन्होंने अपहेल्ड किया इंटीग्रिटी को, चाहे कितना भी इनका पॉलिटिकल हर्डल्स इनके रास्ते में आया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कहने का क्या मतलब है कि डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स और लॉजिक के ऊपर, इमोशंस और बायसेस के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पॉलिसी बन रहा है तो पॉलिसी में एडवाइस कौन दे रहा है, तो नीति आयोग दे रहा है, या उसका डेटा से लेकर के एडवाइस जो है या उसके डेटा को लेकर के पॉलिसी बनाया जा रहा है, रादर देन कि कोई पार्टी आइडियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए कि ऑफिसर जो है क्या करना चाहिए, उनको इम्पैथाइज करना चाहिए पुअर और वल्नरेबल को। तो अगर इम्पैथाइज वो नहीं करेंगे या उनके अंदर इम्पैथी नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो वो फिर पुअर लोगों को या वल्नरेबल लोगों की मदद नहीं करेंगे या उन लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल में आप जो है काफ़ी सारा एग्जाम्पल डाल सकते हैं, इवन सिंपल एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। बस ये क्या होता क्या है कि आपको याद नहीं आता है, ठीक है। तो आप जब 2-4 बार एटलीस्ट इन चीज़ों को पढ़ेंगे फिर याद आपको होने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि हेल्पिंग अ पुअर विडो, अगर आप किसी पुअर विडो को हेल्प कर रहे हैं कि उनको पेंशन जो है मिल जाए, जबकि उनका पेपर वर्क जो है कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे काम कर रहे हैं, करुणा के बेसिस पे, कंपैशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं, इम्पैथेटिकली सोच रहे हैं कि इस पुअर विडो को ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि जो आज के डेट में अगर हम ये देखें कि AI या टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि इवन डिसीजन मेकिंग में भी, काफ़ी सारी चीज़ों में भी जो है यूज़फुल है, ठीक है। लेकिन जो ये इम्पैथी वाला एंगल है तो ये कौन कर सकता है, ये अभी तक बेसिकली ह्यूमन ही कर सकता है, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा जो है एंगल आपको बताया। देन अब और देखते हैं कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना चाहिए कि आपको कमिटमेंट किसकी तरफ होना चाहिए, पब्लिक सर्विस की तरफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर देखें कि अगर कोई पुलिस है, माओइस्ट अफेक्टेड रीजन में है या कोई नक्सल एरियाज़ में है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है टायरलेसली टू इंश्योर वोटर सेफ्टी, ताकि जो है लोगों को सेफ रख सके, या अगर वोट चल रहा है तो वोटर सेफ्टी वहाँ पे हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन इम्पार्शियलिटी जो एक इम्पॉर्टेंट आपका वैल्यू है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 और 15 में क्या कहते हैं कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि इक्वालिटी होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्री और फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पार्शियली हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़, ये देखे बिना कि हाँ ये कौन कास्ट है, कौन रिलीजन का है, उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि सारे कम्युनिटीज़ को इसमें फेयर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कुछ और वैल्यू एडिशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि IS आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, इन्होंने जो है मणिपुर में एक रोड बिल्ड किया 100 किलोमीटर का बिना गवर्नमेंट फंड को के, ठीक है।
तो ये इस यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ड्रिवन बाय पब्लिक सर्विस एथिक्स, ठीक है। यूएन अवार्ड टू इंडियन पुलिस 2018 में यूएन के द्वारा इंडियन पुलिस को अवार्ड दिया गया क्योंकि बिहार में कम्युनिटी पुलिसिंग के वजह से, ठीक है, फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग इन बिहार। तो जो ये दिखाता है कंपैशन प्लस सर्विस के टुवर्ड्स कमिटमेंट, ठीक है। देन आरटीआई जो है, आरटीआई एक्ट क्या किया, बूस्ट किया ट्रांसपेरेंसी को और जो ब्यूरोक्रेटिक ओपेसिटी था उसको रिड्यूस किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इथिक्स देखते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होनी ही चाहिए, वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, इम्पार्शियलिटी, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। देन अब फेमिनिस्ट एथिक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या फेमिनिस्ट एथिक चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल या मेल सेंट्रिक जो इथिकल फ्रेमवर्क है उसको चैलेंज करता है और हाईलाइट करता है जो विमेंस के एक्सपीरियंस है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करता है। फोकस किसके ऊपर है कि केयर, रिलेशनशिप, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में फेमिनिस्ट एथिक्स बात करेगा कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि केयर एथिक्स क्या है, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया है कैरोल गलीगन के द्वारा एंड नेल नोडिंग्स, किसके द्वारा, कैरोल गिलिगन एंड नेल नोडिंग्स के द्वारा। और केयर एथिक्स का स्ट्रेस किसके ऊपर है, एम्पैथी, केयर, रिलेशनशिप इन एथिकल रीजनिंग की, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और काउंटर क्या करता है, इम्पर्सनल या एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी को काउंटर करता है, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें कि अ वीमेन रिलीफ वर्कर ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर, कि कोई अगर विमेन रिलीफ वर्कर है तो वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है डिज़ास्टर के टाइम पे। तो ये क्या दिखाता है कि वो अपनी जो भी उसका फॉर्मल ड्यूटी था उसके बियॉन्ड जा कर के काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो अपना इमोशनल सपोर्ट भी उन लोगों के साथ शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जेंडर जस्टिस, ठीक है। तो फेमिनिस्ट एथिक्स क्या एडवोकेट करता है, जेंडर जस्टिस, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को क्या किया जाना चाहिए, स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शनैलिटी, इस टर्म को कॉइन किया गया था किम्बरले क्रेनशॉ के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओवरलैपिंग रिकॉग्नाइजेज ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़, ठीक है, जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस की इन सब के बेसिस पे भी जो है क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है विमेन को, जो है जेंडर के लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, ठीक है, और क्लास के लेवल पे भी क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो जो एथिकल एनालिसिस है तो इसमें सारा जो है ऑल एक्सेस ऑफ ऑपरेशन मतलब हर कुछ जो है इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि जेंडर, कास्ट एंड रेस की। अगर एक विमेन है तो उसके ऊपर एक तो विमेन है जेंडर के बेसिस पे हो रहा है, लेकिन फिर अगर वो सपोज अगर वो विमेन दलित है तो वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर लोअर क्लास से है तो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। दलित विमेन में फेस मल्टी लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बोथ जेंडर एंड कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोनॉमी और एजेंसी के बात करते हैं। प्रमोट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को जो है फेमिनिस्ट एथिक्स प्रमोट करता है, ठीक है। और रिजेक्ट करता है क्या, पेट्रियार्कल कंट्रोल जो है ओवर वुमेन्स चॉइस, इसको रिजेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव राइट्स कैंपेन प्रमोटिंग एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। तो क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एथिक्स, तो ट्रेडिशनल एथिक्स का क्रिटिक हम देख लेते हैं कि स्कॉलर जो है वर्जीनिया हेल्ड, अर्लिसन जगार, ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया जो ट्रेडिशनल एथिक्स था कि ट्रेडिशनल एथिक्स ने क्या किया, इग्नोर किया इमोशन को, केयर को और लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन, ठीक है। तो एथिकल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए किस चीज़ में, डोमेस्टिक वर्क में, मदरहुड में और इमोशनल लेबर में, इन सारी चीज़ों में क्या मिलना चाहिए, एथिकल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एक्नॉलेजिंग द अनपेड वर्क फॉर होम मेकर्स इन इकोनॉमिक एंड एथिकल टर्म्स, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक्नॉलेज किया जा रहा है कि जो अनपेड वर्क है होम मेकर्स का, और इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि मोनेटाइज्ड इकोनॉमी और जो है केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी करके, तो जो अनपेड वर्क है उसको पहचाना जाना चाहिए, ठीक है।
इकोनॉमिक और एथिकल बोथ टर्म्स में। और वैल्यू एडिशन पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 2023 का के रूलिंग में क्या कहा गया कि अनमैरिड वीमेन को भी राइट टू अबॉर्शन का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हर वीमेन के पास क्या है, अधिकार है एफर्म्ड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ के अंदर उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है थोड़ा सा रिच बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने फेमिनिस्ट एथिक्स में क्या क्या देखा, केयर एथिक्स की बात की गई कि जो है एम्पैथी, केयर, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए इथिकल रीजनिंग में। जेंडर जस्टिस मिलना चाहिए, इंटरसेक्शनैलिटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, विमेंस को ऑटोनॉमी और एजेंसी मिलना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो, विमेन को एम्पावरमेंट मिल पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बायोएथिक्स के बारे में, ठीक है। तो बायोएथिक्स किससे डील करता है, डील करता है इथिकल इश्यूज मेडिसिन का, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड, ठीक है। और ये क्या इंश्योर करता है कि इनोवेशन जो है, जो भी इनोवेशन किया जाए वो रिस्पेक्ट करे ह्यूमन डिग्निटी को, ऑटोनॉमी को और जस्टिस को, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए कि इनोवेशन जो भी हो रहा है तो वो ह्यूमन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की डिग्निटी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, या उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं प्राइवेसी कि प्राइवेसी ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कैन लीड टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर किसी का ऐसा कोई पेशेंट है, जैसे डॉक्टर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं बताना पड़ता है, वो बात सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर के बीच ही होना चाहिए, तो अगर वो डॉक्टर बता देता है तो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन उस पेशेंट के अकॉर्डिंग उस पेशेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो हो सकता है कि उसको सोशल एक्सक्लूजन फेस करे, ठीक है, अगर डायग्नोसिस बता दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है बायोपायरेसी का खतरा रहेगा, ठीक है। तो अगर अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज़ किया जाए जो भी ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसका बिना कंपनसेशन का, तो अगर एथिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, बायोपायरेसी होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कमर्शियल यूज़ किया जाएगा ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल या ट्रेडिशनल नॉलेज का बिना कंपनसेशन के, बिना बताए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंडिजिनस नॉलेज को, मोस्टली फ्रॉम डेवलपिंग नेशन। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कि डेवलपिंग नेशन के इंडिजिनस नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बायोपायरेसी हमें देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि नीम और बासमती राइस जो है पेटेंटेड अब्रॉड यूजिंग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो नीम और बासमती राइस जो है बाहर पेटेंट है, अब्रॉड में हम देख सकते हैं कि पेटेंट किया हुआ है इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बायोपायरेसी हो रही है। द नगोया प्रोटोकॉल ये क्या इंश्योर करता है, फेयर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैसे नगोया प्रोटोकॉल इंश्योर करता है फेयर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को, ठीक है। नीम और बासमती राइस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसको कैसे पेटेंट किया गया है अब्रॉड में, जैसे जबकि ये इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज से आया है, ठीक है, इंडिया का है। देन अबॉर्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन जो है लीगल है MTP एक्ट के अंदर सेफगार्ड्स के साथ। तो यहाँ पे भी कभी कभी जब अबॉर्शन में कुछ हम कह सकते हैं कि लोगों का अलग अलग थॉट होता है, ठीक है। तो एक बात होती है, एक डिस्कशन होता है प्रो लाइफ, मतलब कि लाइफ बिगिंस एट कॉन्सेप्शन। तो एबॉर्शन अनएथिकल है, क्योंकि अगर आप एबॉर्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि कोई एक लाइफ अब है और उसको ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। और प्रो चॉइस, तो ये प्रो चॉइस इसके ऊपर इम्फेसाइज करता है, बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर इम्फेसाइज करता है और वीमेंस राइट के ऊपर इम्फेसाइज करता है। तो ये हमें डिस्कशन देखने के लिए मिलता है कि प्रो लाइफ की तरफ जाना चाहिए या प्रो चॉइस की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं कि MTP एक्ट 2021 ने क्या किया, अबॉर्शन को अलाउ किया अप टू 24 वीक, कब कितने दिन तक का, 24 वीक तक का, ठीक है, इन स्पेशल केसेस। तो ये 24 वीक तक का अबॉर्शन किया जा सकता है स्पेशल केसेस में, अगर रेप सर्वाइवर है, माइनर है या कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो अबॉर्शन क्या है, अलाउ है, ठीक है। देन एक्सॉर्सिज्म एंड मेंटल हेल्थ, ये समझते हैं कि एक्सॉर्सिज्म क्या है और मेंटल हेल्थ। तो यूजिंग रिचुअल इंस्टेड ऑफ मेडिकल केयर, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, पर वो क्या यूज़ करते हैं, रिचुअल्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या वॉयलेट करता है, ऑटोनॉमी और साइंटिफिक एथिक को वॉयलेट करता है, जैसे कि जादू टोना टाइप या कोई झाड़ फूँक करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है,
ये भी मेडिकल केयर के ऑटोनॉमी को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। इससे क्या हो सकता है, मिस डायग्नोसिस हो सकता है और जो जेन्युइन हेल्थ नीड्स था वो पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर कोई सीजोफ्रेनिक है, सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो उसको जो है एक्सॉर्सिज्म किया जाता है इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की जगह झाड़ फूक करवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये पागल हो गया है या कुछ हो गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो एथिकल ड्यूटी क्या है कि एविडेंस बेस्ड केयर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट मतलब उसका टेस्ट होना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, देन उसका इलाज होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है बायोएथिक्स का। तो ये अफोर्ड करता है ह्यूमन डिग्निटी को, बैलेंस करता है साइंस और मोरालिटी को, ठीक है, गाइड करता है जो क्लोनिंग में, जीन एडिटिंग में, एआई इन हेल्थ केयर, तो इसमें जो है इथिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और वल्नरेबल ग्रुप्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है उसको शील्ड करता है बायो पायरेसी से। और जो भी पेशेंट्स वगैरह है तो उनके ऊपर अनइथिकल ट्रायल करने से रोकता है, ठीक है। अगर एथिक्स है तो जो भी डॉक्टर है या जो भी रिसर्चर है वो अनइथिकल ट्रायल्स जो है नहीं करेगा। और इनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को, ठीक है, प्रमोट सेफ इंक्लूसिव रिसर्च विद इन एथिकल लिमिट, ठीक है। सपोर्ट करता है लॉ एंड पॉलिसी को, जैसे हम कुछ लॉ देख लेते हैं जैसे कि एमटीपी एक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, डेटा प्रिवेसी रूल्स, तो ये सारे रूल्स जो है बनते हैं, ठीक है। देन और ये शेप करता है ग्लोबल प्रोटोकॉल्स जैसे कि नगोया प्रोटोकॉल हो गया, यूएन डिक्लेरेशन ऑन बायो एथिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो है बनता है, ठीक है। देन काउंटर करता है सुपरस्टिशन को, ठीक है, जो रिजेक्ट करता है किस चीज़ को, एक्सॉर्सिज्म को रिजेक्ट करता है मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट में, ठीक है। और क्या प्रमोट करता है, साइंटिफिक रैशनल और साइंटिफिक मेडिकल केयर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या पॉइंट देख लेते हैं कि अगर बायो एथिक्स है तो क्या होता है, अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी, बैलेंसेस साइंस एंड मोरालिटी, प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में आ गए या कोई ऐसे पेशेंट जिसको कि जो है अनइथिकली ट्रायल जिस पे नहीं किया जाए, ठीक है। इनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को, सपोर्ट करता है लॉ एंड पॉलिसीज़, कुछ इन्फॉर्म्स लॉ बनते हैं जैसे कि एमटीपी एक्ट, ये सारे, ठीक है। और काउंटर करता है जो है सुपर इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, सुपर इंस्टीट्यूशन को काउंटर करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं मेडिकल एथिक्स, ठीक है। तो मेडिकल एथिक्स में हम पहला क्या देखते हैं कि एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि कंफर्ट प्रोवाइड करना, डिग्निटी और रिलीफ प्रोवाइड करना, कैसे पेशेंट को, स्पेशली वैसे पेशेंट को जिसका कि क्योर अब पॉसिबल नहीं है और ऐसा मतलब है कि अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है और डेथ जो है हो जाएगा या नियर टू डेथ। ऐसे पेशेंट है जिसका कि टर्मिनली इल पेशेंट जिसका कि इलाज अब संभव नहीं है, तो उनको भी क्या करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनको डिग्निटी से रखना और उनको रिलीफ प्रोवाइड करना जितना भी उनका लाइफ है, ठीक है। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ही चाहिए कि जो भी प्रोसीजर होने वाला है, क्या रिस्क है या क्या ऑप्शन है, वो पेशेंट के पास, किसी भी पेशेंट के पास होना चाहिए। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो लीगल कंसेंट जो है मैंडेटरी है, ठीक है। आईसीएमआर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए अगर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो देन अटैचमेंट विद पेशेंट, तो पेशेंट के साथ कितना अटैचमेंट होना चाहिए, तो डॉक्टर को ये बैलेंस करना चाहिए कि उसको साइंटिफिक डिटैचमेंट जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि एम्पैथी तो होना चाहिए लेकिन पेशेंट के साथ ओवर अटैच ना हो जाए, ठीक है। तो डॉक्टर देवी शेट्टी जो है वो क्या करते हैं, तो वो फेमस डॉक्टर है, तो वो क्या शोज केयर विदाउट लूजिंग ऑब्जेक्टिविटी, केयर तो वो दिखा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिविटी को लूज किए बिना, ठीक है। देन यूथनेसिया के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूथनेसिया। तो ये एक इथिकल डिबेट है कि राइट टू डाई वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, की राइट टू लाइफ भी है लेकिन उसके पास राइट टू डाई भी है, ठीक है। तो अरुणा शॉनबर्ग केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया। देन एडवांस डायरेक्टिव लिविंग विल, ठीक है, लिविंग विल को रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में, ठीक है। और कनाडा और नीदरलैंड जो है
ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या किया है, एक्टिव यूथनेसिया को जो है परमिट किया है स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अलाउ किया है, पैसिव यूथनेसिया, ठीक है, पैसिव यूथनेसिया को, कि मतलब जो भी अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, ठीक है, तो बस उन मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाएगा या और कोई ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसका डेथ जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो ऐसे वेंटिलेटर पे हैं या लाइफ बिल्कुल उनका ख़राब है, ठीक है, ऐसे पेशेंट को, पर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उसको कुछ दे करके उसके लाइफ को ख़त्म किया जाएगा। देन प्रिस्क्रिप्शन इथिक्स, तो ये क्या कहता है कि डॉक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए पेशेंट का वेलफेयर अबव फार्मास्यूटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस, कि फार्मास्यूटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस से ज़्यादा पेशेंट का क्या ड्यूटी है कि वो डॉक्टर का क्या ड्यूटी है कि वो पेशेंट के वेलफेयर को देखे, ठीक है। प्रिस्क्राइब एसेंशियल अफोर्डेबल ड्रग्स, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी दवाई और कुछ भी मेडिसिन ज़्यादा लिख दे बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जन औषधि योजना, ठीक है, तो यहाँ पे लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन मिलता है। ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ओवर प्रिस्क्रिप्शन होगा तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आजकल हमें कॉमनली देखने के लिए मिलता है कि मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण, तो इन्होंने क्या एडवोकेट किया कि एंटीबायोटिक को जितना से जितना हो सके कम यूज़ किया जाए, ठीक है। देन पेशेंट आइडेंटिटी न्यूट्रलिटी, तो क्या मतलब है कि हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करो बिना किसी बायस के, ठीक है, रूटेड इन हिपोक्रेटिक ओथ, ठीक है। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए बिना किसी बायस के। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो अजमल कसाब को भी 26/11 के टाइम पे फेयरली ट्रीट किया गया, ठीक है। अब एक छोटा सा केस स्टडी है कि ट्रीटिंग अ टेररिस्ट, तो क्या एक टेररिस्ट को ट्रीट करना सही है? तो डॉक्टर कभी कभी पब्लिक आउटरीच भी फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना मेडिकल एथिक्स को बरकरार रखते हैं और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू क्या देखने के लिए मिलता है, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एथिक्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो डॉक्टर का क्या है कि उनको सिर्फ कि कोई किसी भी इंसान में बस पेशेंट दिखता है तो वो क्या करेंगे, एनी हाउ ट्रीट करेंगे, उनको इससे नहीं मतलब है कि ये कौन है, ठीक है। तो डॉक्टर का एथिक्स जो है ये मेडिकल एथिक्स ये बताता है, तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई सामने टेररिस्ट भी है तो वो उनको ट्रीट करेंगे। मीडिया एथिक्स को देखते हैं, मेडिकल एथिक्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया, अब हम मीडिया एथिक्स देखते हैं। तो ये क्या रेफर करता है, रेफर टू मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग मीडिया कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मीडिया के जो भी कंडक्ट है उसको गाइडलाइन करता है और मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो बताता है। इंश्योर करता है मीडिया एथिक्स कि मीडिया जो है प्रमोट करे ट्रूथ, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेंथन करे डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो मीडिया कैसा होना चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस मीडिया के पास होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल, तो पॉलिटिकल कंट्रोल से फ्री होना चाहिए, ठीक है, और फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक डिबेट करने के लिए वो फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इन यूएसए कुछ चैनल ने जो है क्या किया, क्रिटिसाइज किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्पाइट प्रेशर। तो मतलब क्या कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के लिए आप जो है फ्री हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मीडिया को, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए, जो भी रिपोर्ट वो लेकर के आ रहा है तो क्या होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि बायस्ड होना चाहिए, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि अल जजीरा को रेस्ट्रिक्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में बायस्ड कवरेज के लिए, ठीक है। देन सेंसेशनलिज्म, ठीक है। सेंसेशनलिज्म का क्या मतलब है कि किसी भी न्यूज़ को जो है टीआरपी के लिए या प्रॉफिट के लिए एग्जाग्रेट किया जा रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके हाइप बना करके उस न्यूज़ को जो है किया मतलब बताया जा रहा है, लोगों के सामने लाया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर कोई सेंसेशनल कवरेज किया जा रहा है टेरर अटैक्स के टाइम में कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, पब्लिक का फियर और बढ़ सकता है। तो मीडिया को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और एडिटोरियल का इंडिपेंडेंस होना चाहिए मीडिया के पास, ठीक है, कि कंटेंट जो भी है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी एड या किसी स्पॉन्सर्स के द्वारा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर एडिटोरियल इंडिपेंडेंस होगा तो क्या होगा कि कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट प्रेशर से बचा हुआ रहेगा, ठीक है, एडिटोरियल डिसीजंस में। देन ओनरशिप,
ठीक है, कि मीडिया जो है क्या होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट्स का मोनोपोली मीडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्लूरलिटी होना चाहिए, अनबाइस्ड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मीडिया है जिसको कोई ओन किया जा रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो पार्टीसन नैरेटिव ही बताएगा ना, वो अपने पार्टी के बारे में बुरी खबर तो नहीं फैलाएगा, वो अच्छी चीज़ें ही बताएगा। ठीक है, ये सारी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसको क्या मीडिया एथिक्स में क्या आता है कि एम्पैथी दिखाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर सेंसिटिव कवरेज है तो उसमें एम्पैथी शो करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कंटेंट को जो अवॉइड करना चाहिए जो कि किसी के डिग्निटी को वायलेट करे और कन्फ्लिक्ट को फ्यूल करे, कन्फ्लिक्ट को बढ़ाए, तो ऐसे खबर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नहीं फैलाना चाहिए। और जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं हम कि कभी कभी राइट्स के टाइम पे या रेप केसेस में, तो इन सब में क्या होता है कि कभी बहुत गलत जो है न्यूज़ को और भी बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए आइडेंटिटीज़ को, और अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा आइडेंटिटी को तो रीट्रोमेटाइजेशन से जो भी है जिसके साथ भी गलत हुआ है वो बच जाएगा। ठीक है, जो विक्टिम है। देन ऑनेस्टी के साथ जो है न्यूज़ एयर करना चाहिए। ठीक है, ट्रूथफुल और एक्यूरेट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और शुड एक्सपोज ट्रूथ इवन इफ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। ठीक है, तो अपने खिलाफ भी कुछ चीज़ अगर गलत है तो मतलब इतना होना चाहिए कि वो सामने में रख सके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मीडिया हाउस क्या कर रहा है, एक्सपोजिंग फ्रॉड इन्वॉल्विंग ओन इन्वेस्टर, कि वो फ्रॉड को जो है लोगों के सामने ला रहा है, और हो सकता है कि इसमें जो खुद के इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या दिखाता है, इथिकल इंटीग्रिटी को दिखाता है। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, मीडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट ओन अप टू एरर्स, तो उसका जो भी गलती है उसको ओन करना चाहिए। ठीक है, और पब्लिक में इसको क्या करना चाहिए, करेक्शन भी करना चाहिए। मतलब जो भी उससे गलती हुई है, अगर किसी मीडिया से कोई ऐसा न्यूज़ आ गया है जो नहीं आना चाहिए था, तो उसको अपनी गलती को मतलब मानना चाहिए कि ठीक है ये मुझसे गलती हुई है, पब्लिक में उसको करेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट बना रहेगा और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, अगर फॉल्स रिपोर्टिंग हुआ है तो न्यूज़ चैनल को एडमिट करना चाहिए और ओपनली बताना चाहिए कि ये फॉल्स रिपोर्टिंग हो चुका है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब जो है कोई भी न्यूज़ चैनल है या मीडिया है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे लाएगा, तो इथिकल मीन्स से जो है इंफॉर्मेशन लेकर आना चाहिए। प्राइवेसी और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि करप्शन को जो है एक्सपोज करना, ठीक है, तो स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा अगर करप्शन एक्सपोज किया गया है तो सही है, लेकिन वॉयरिस्टिक फिल्मिंग नहीं। ठीक है, वॉयरिस्टिक फिल्मिंग क्या होता है कि ऐसा कोई हैबिट या टेंडेंसी टू गेन सेक्सुअल और सीक्रेट प्लेजर बाय वॉचिंग अदर्स, कि दूसरों को बिना मतलब के देख रहे हैं सीक्रेट प्लेजर के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि एक फ्री और इथिकल मीडिया जो है ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, और फ्रीडम जो है अगर किसी मीडिया के पास है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के भी पास अगर फ्रीडम है लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मिस यूज़ हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ सकता है। ठीक है, अपहोल्डिंग मीडिया एथिक्स इंश्योर पब्लिक वेलफेयर, तो मीडिया एथिक्स को अगर अपहोल्ड किया गया तो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के लिए एंड अ हेल्दी डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए। ठीक है, और स्पेशली क्रिटिकल इन डिजिटल एज वेयर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली, जहाँ पे क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है रैपिडली। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी किसमें देखा, तो मीडिया एथिक्स में था। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स की तरफ। ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स कहने का क्या मतलब है कि हम एथिक्स को यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फील्ड में। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडीज़ द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि नेचर और ह्यूमन का क्या मोरल रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये प्रमोट करता है कि सस्टेनेबल, जस्ट और पीसफुल इंट्रैक्शन होना चाहिए नेचर का, मतलब ह्यूमन का नेचर के साथ। ठीक है, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब हर किसी का, जैसे एनिमल है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, नेचर का फुल्ली रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है, वेल बीइंग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो अगर रिस्पेक्ट किया गया नेचर
नेचर को और यहाँ एक हारमोनियस रिलेशनशिप रहा तो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या इंश्योर करता है, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेस है उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिले। तो ये क्या रिजेक्ट करता है, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स रिजेक्ट करता है कंज्यूमरिज्म को और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को। ठीक है, गांधी जी का जो है फेमस ये कोट है जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इसको याद रखना है। ठीक है, कि नीड के लिए तो ये वर्ल्ड के पास है लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। ठीक है, देन डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स और डी ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच। तो इसका क्या क्या मतलब है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है एक ड्यूटी है हमारी, एक मोरल ड्यूटी है, सिर्फ ये कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ कुछ बुरा परिणाम हो रहा है तो हम ध्यान दे रहे हैं, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। ठीक है, अगर हम देखें तो इवन रिलीजन में भी शुरू से ही क्या है कि हमने देखा है कि इन्वायरमेंट को के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो एक्ट्स लाइक जो कंजर्वेशन है आर इनहेरेंटली इथिकल। तो जो भी कंजर्वेशन के लिए एक्ट है तो ये इथिकल एक्ट है। ठीक है, फिर एनिमल का भी राइट है तो एनिमल राइट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि एनिमल्स क्या है, सेंटिएंट बीइंग है, ये कमोडिटीज़ नहीं है, इनका भी फीलिंग है, सेंटिमेंट है, इमोशन है। ठीक है, इनका भी इंट्रिंसिक लाइफ है, इंट्रिंसिक राइट है टू लाइफ एंड डिग्निटी। मीन्स क्या है कि एनिमल का भी राइट है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बैन ऑन एनिमल टेस्टिंग इन कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के लिए एनिमल के ऊपर टेस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बैन है। ठीक है, देन बायोसेंट्रिक होलिज्म। इसका क्या मतलब है, जो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है ये इंटरकनेक्टेड है और मोरली वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो जितना ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है इंटरकनेक्टेड है और मोरली वैल्यूएबल है। ठीक है, अर्थ जो है क्या है, ये शेयर्ड स्पेस है और ये ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बायोसेंट्रिक होलिज्म इसको प्रमोट करता है। देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है कि ताकि एक्सटेंशन को रोका जा सके और प्रोटेक्ट हो सके इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, मिनिमाइज करता है पॉल्यूशन को और सपोर्ट करता है इको फ्रेंडली सॉल्यूशन को। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो कमला सोनी डेवलप्ड इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। देन कंपनसेशन फॉर इन्वायरमेंटल लॉस। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट लॉस हुआ है उसके लिए जो हम काफ़ी सारा कंपनसेशन लॉस देखते हैं, जैसे कि कैंपा है इंडिया में। ठीक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है क्या होना चाहिए, रिस्टोरेशन होना चाहिए, रिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके बर्बाद कर दिया फिर से हम जनरेट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, देन इक्वल एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। हर किसी को नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली मिलना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है उनका भी। ठीक है, तो नेचर सिर्फ जो है इलीट और कॉरपोरेट्स को सर्व करने के लिए नहीं है बल्कि सारे लोगों के लिए है। ये कौन बताता है हमें, इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, देन राइट टू लाइफ ऑफ नेचुरल क्रिएचर, की नेचुरल क्रिएचर का भी राइट टू लाइफ है। ठीक है, जो जितने भी स्पीसीज है हर किसी के पास राइट टू एग्जिस्ट है एंड फ्लरिश है। सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं बल्कि इसको फ्लरिश होना, डेवलपमेंट होने का उसके पास अधिकार है। ठीक है, और नेचर को मस्ट नॉट ट्रीटेड एज रिसोर्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन। नेचर को हमें सिर्फ इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए कि ठीक है नेचर है हम इसमें से जितना भी चाहें एक्सप्लॉइट कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है। देन जैसे एग्जांपल में हम देखें कि चिपको मूवमेंट, हमने देखा कि विलेजर्स ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को। कैसे, हगिंग बाय हगिंग ट्रीज। तो ट्रीज। ठीक है, तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये एग्जाम्पल है ग्रास रूट बायोसेंट्रिक एक्टिविज्म का। ठीक है, देन इंट्रिंसिक वैल्यू है वाइल्ड लाइफ का भी, वाइल्ड लाइफ का भी इनहेरेंट वर्थ है। ठीक है, बियॉन्ड ह्यूमन यूज़, की सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए वाइल्ड लाइफ नहीं है, उनका अपना भी राइट है। जैसे एग्जांपल देखें तो टाइगर्स जो है डिजर्व करते हैं प्रोटेक्शन, देयर ऑन राइट टू लाइफ। क्योंकि ये प्रोटेक्शन क्यों डिजर्व करते हैं, इसलिए नहीं कि हाँ ये इंसान के कोई काम आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनका अपना भी खुद का रहने का अधिकार है। ठीक है, तो एक लॉरेंस नॉल्ट का एक कोट है, वी आर नॉट हियर टू कॉन्कर द वाइल्ड। हम लोग वाइल्ड को कॉन्कर करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, वी आर हियर टू रिमेंबर वी आर पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम भी इसी का पार्ट हैं। ठीक है,
देन राइट्स ऑफ नॉन लिविंग एंटिटीज़, जो नॉन लिविंग एंटिटीज़ है उनका भी अपना राइट है। इथिकल स्कोप इंक्लूड्स जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, इनका अपना भी लाइफ है। गंगा यमुना इनको क्या ग्रांट किया गया है, लीगल पर्सनहुड ग्रांट किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। तो मतलब जैसे कि जो रिवर है, ठीक है, उनका भी नॉन लिविंग एंटिटीज़ उनका भी अपना एक लाइफ है, ठीक है, तो उनको लीगल पर्सनहुड दिया गया है। किसको, गंगा और यमुना को आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। देन मदर नेचर एज अ मोरल फोर्स, तो मदर नेचर क्या है, एज ए मोरल फोर्स है, ठीक है। नेचर रिएक्ट्स टू एक्सप्लॉयटेशन वाया कैलमिटीज़, ठीक है। तो जो कहने का क्या मतलब है कि जो मदर नेचर है ना, वो क्या है, एक मोरल फोर्स है, और जितना भी आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो इसके वजह से ही सारा कैलमिटीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हिमालयाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड और फ्लड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब कुछ हम रिलीजियस एंगल से देख लेते हैं। जैसे हिंदुइज्म में क्या कहा गया है कि प्रकृति एज डिवाइन, प्रकृति क्या है, डिवाइन है। कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, कि वर्ल्ड वन फैमिली है, ठीक है, वर्ल्ड क्या है, वन फैमिली है। और हमें वर्शिप ऑफ रिवर, ट्रीज, माउंटेन, ये सब कुछ देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो ये क्या प्रमोट करता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है, कि प्रकृति को क्या कहा गया है, डिवाइन कहा गया है। देन इस्लाम में अगर हम देखें तो ह्यूमन एज ए खलीफा, मतलब क्या है, स्टीवर्ड ऑफ अर्थ, तो अर्थ के देखभाल के लिए हैं आप, ठीक है। इम्फेसिस ऑन बैलेंस, मीज़ान, तो इसके ऊपर इम्फेसिस देता है बैलेंस के ऊपर, मतलब मीज़ान। एंड प्रोहिबिशन ऑफ वेस्ट, तो इसरफ कि वेस्ट का प्रोहिबिशन मतलब क्या है कि वेस्ट करने से रोकता है, कि बर्बादी मत करो, रिसोर्सेज को बचाओ, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि रिसोर्सेज को वेस्ट करने के लिए, कि वाटर को वेस्ट मत करो, फूड को वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये किस लिए है, ताकि अर्थ को बचाया जा सके, अर्थ स्टीवर्डशिप के लिए है, ठीक है। देन क्रिश्चियनिटी में हमें देखने के लिए मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, कि मैन क्या है, मैन एज गार्डियन ऑफ गॉड्स क्रिएचर, ठीक है। तो मैन है कि इंसान क्या है, इंसान आप सब चीज़ का जो है आपको गार्डियन बनाया गया है। गार्डियन क्यों बनाया गया है, ताकि आप चीज़ों को केयर कर सके, सेव कर सके, ना कि एक्सप्लॉइट कर सके, ओवर यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके और बर्बाद कर सके, ठीक है। तो केयर फॉर क्रिएशन थियोलॉजी इमर्जिंग स्ट्रांगली, ठीक है। तो जो केयर करो क्रिएशन का, जो भी है हमारी मतलब प्रकृति, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें केयर करना चाहिए। देन स्कॉलर व्यू अगर देखें तो हॉल्म्स रॉल्स्टन 3, तो ये जो है लीडिंग इन्वायरमेंटल एथिसिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या एडवोकेट किया, इथिकल एक्शन फॉर प्लानिटरी सर्वाइवल, कि इथिकली एक्ट करो ताकि प्लेनेट को सर्वाइव कराया जा सके, बचाया जा सके। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक लिविंग सिस्टम है जिसको कि रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्ट्रेन चाहिए और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। जो हम क्लाइमेट क्राइसिस हम देख रहे हैं, तो एथिक्स मस्ट शेप इन्वायरमेंटल चॉइस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एथिक्स इन बिजनेसेस, ठीक है, कि बिजनेस में एथिक्स का यूज़ कैसे होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन कॉर्पोरेट डिसीजन, कि मोरल वैल्यूज़ को हम कॉर्पोरेट डिसीजन में कैसे यूज़ करें, तो जिससे क्या हो, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना रहे, ठीक है। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अगर जो भी बिजनेस है तो वो बिजनेसेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए स्टेक होल्डर के साथ। इससे क्या बना रहेगा, ट्रस्ट और मार्केट इफिशिएंसी बना रहेगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप कि इन्फोसिस ने क्या किया, डिस्क्लोज किया इंटरनल इशू, ठीक है। जब विसल ब्लोवर कंप्लेंट मिला तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि डिस्क्लोज किया इंटरनल इश्यूज को, ठीक है। देन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो भी डिसीजन है ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पर्सनल गेन और रिलेशनशिप से, ठीक है। कि आपका जो भी डिसीजन हो रहा है बिजनेस में, ये इसलिए नहीं कि आपका कोई पर्सनल गेन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है आपको वो करना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए चंदा कोचर का जो आईसीआई बैंक का लोन का जो फ्रॉड वाला कंट्रोवर्सी है, ठीक है, ये किससे लिंक है, ये स्पाउस से लिंक है। मतलब क्या है कि आप अपने बेनिफिट के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन इंटीग्रिटी, तो अगर इंटीग्रिटी नहीं रहेगा या उसकी कमी होगी तो फ्रॉड और रेप्यूटेशनल डैमेज देखने के लिए मिलेगा, कि इंटीग्रिटी नहीं है तो आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आपका रेप्यूटेशन भी क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। जैसे कि पीएमसी बैंक का स्कैम देखने के लिए मिला, पीएनबी बैंक का स्कैम देखने मिला। तो इसमें क्या हो रहा था इस टाइम पे कि हिडन बैड लोन्स था, जो भी बैड लोन था उसको हिडन रखा गया था। तो लेटर ऑन हमें देखने के लिए मिला कि बैंक ही कोलैप्स हो गया, ठीक है, और जो डिपॉजिटर का मनी है उसको फ्रीज करना पड़ा, ठीक है।
तो हमें पीएमसी बैंक का स्कैम देखने के लिए मिला, पीएनबी बैंक का स्कैम देखने के लिए मिला। कितना लॉस हुआ? ओवर 13,000 करोड़ का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि अगर इंटीग्रिटी नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा भी कोई काम नहीं करना है जिससे कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए। ठीक है, तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए कंपनीज को, बिजनेसेस को। ठीक है, तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं और प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं ताकि रिड्यूस हो सके कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देन जो आईटीसी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, तो ये क्या बन गया है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीड प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन बिल्डिंग कहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है? हैदराबाद में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। ठीक है, एथिकल ड्यूटी क्या है? अगर आप एथिकली बिहेव कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी को देना भी पड़ेगा। कैसे? थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल अगर देखें तो टाटा ग्रुप ये कंट्रीब्यूट करते हैं सीएसआर के थ्रू, हेल्थ में, एजुकेशन में, रूरल अपलिफ्टमेंट में। ठीक है, और ये किससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किससे इंस्पायर है? गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप मॉडल है उससे। ठीक है, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेसेस हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सोसाइटी के टुवर्ड कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देन वर्कर्स के राइट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि वर्किंग कंडीशन ह्यूमैन हो। ठीक है, फेयर वेजेस मिले, सेफ्टी हो वर्कर्स का। ठीक है, जैसे कि कोड ऑन वेजेस है, ठीक है, 2019 का, तो ये क्या कर रहा है? लीगलाइज कर रहा है कि मिनिमम वेज जो है कितना होना चाहिए, कि इससे कम जो है आप दे नहीं सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो वर्कर को मिलना ही चाहिए। ठीक है, देन अगर आप इथिकली बिहेव कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी बना रहेगा। जो भी कॉरपोरेशन है उसको आंसरेबल होना चाहिए, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके। ठीक है, तो इसको कैसे अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी? रेगुलर ऑडिट करो, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं सत्यम स्कैम, जो कि सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम हमें देखने के लिए मिला। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है रिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, देन जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए बिजनेसेस में। जेंडर इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए और सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए। जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो, तो इनमें जो है जो पॉश की पॉलिसीज़ है वो लगाया गया है, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स वगैरह है। ठीक है, इक्वल रेनुमरेशन एक्ट है, तो इसमें क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लीगल राइट है आपका कि अगर कोई मेल है फीमेल है तो दोनों को सेम काम के लिए सेम ही सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, देन जॉन आर बोट राइट जो है इनका क्या कहना है? ये ऑथर हैं एथिक्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के। ठीक है, बिजनेस के, तो इनका एम्फेसिस किसके ऊपर है? इथिकल कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट बने, लॉयल्टी बने और सस्टेनेबिलिटी बने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई एथिक्स कैसा होना चाहिए। तो ये इसमें क्या होना चाहिए? जो मोरल प्रिंसिपल है, गाइडिंग द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई। ठीक है, तो एम क्या है? एम टू इंश्योर एआई बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी वाइल मिनिमाइजिंग हार्म। तो एआई का जो है किस लिए है? ह्यूमैनिटी के लिए है। तो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए और हार्म कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एआई से जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, कंसर्न क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है? बायस देखने के लिए मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी, ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी जैसा इशू देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है? कि जो है फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन एजेंसी एंड ओवरसाइट की एआई को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए ह्यूमन ऑटोनॉमी को। ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना चाहिए बल्कि ह्यूमन ऑटोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एआई हेल्थ केयर में है तो वो असिस्ट करता है, ना कि रिप्लेस कर रहा है डॉक्टर को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है, नॉट रिप्लेसेस डॉक्टर्स। ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एआई सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इससे ट्रस्ट बना रहेगा और इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी बना रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि डीप माइंड्स का जो स्ट्रीम है तो इसको मॉडिफाई किया गया, क्रिटिसिज्म जब हुआ कि डेटा प्राइवेसी का इशू है उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, देन डाइवर्सिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयरनेस होना चाहिए। एल्गोरिदम बाइस नहीं होना चाहिए और इंक्लूसिव डेटा सेट्स होना चाहिए। ठीक है,
और जो है इंक्लूड डाइवर्स वॉइसेस इन एआई डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट। तो एआई डिज़ाइन डिप्लॉयमेंट में क्या होना चाहिए, डाइवर्स वॉइसेस का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एआई अमेजोन का जो एआई रिक्रूटमेंट टूल था तो इसको हटा दिया गया, क्यों, जेंडर बायस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा था तो ये जो भी पास्ट हिस्ट्री है या जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा था, तो जेंडर बायस देखने के लिए मिला था। ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपर्स, डिप्लॉयर्स और यूजर्स। जो यूज़ कर रहे हैं वो भी, डिप्लॉयर्स का भी, और जो डेवलप कर रहे हैं वो उनका भी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और एसेंशियल फॉर इथिकल गवर्नेंस एंड रिड्रेशल। तो अकाउंटेबिलिटी आपको मेंटेन करना ही चाहिए हर किसी को। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो स्कैंडल है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या पता चला कि पर्सनल डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर वाज मिसयूज्ड विदाउट कंसेंट। कि पर्सनल डेटा को क्या किया जा रहा था, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर के पर्सनल डेटा को मिसयूज किया जा रहा था बिना कंसेंट का। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, एथिकल लैप्स दिखाई देता है डेटा प्राइवेसी में एंड कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। ठीक है, देन प्राइवेसी का इन्वेजन, ठीक है, कि एआई सिस्टम रिक्वायर मैसिव पर्सनल डेटा। ठीक है, रिस्किंग ऑटोनॉमी। तो हम देखते हैं कि एआई को काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है, उसी के बेसिस पे वो सारी चीज़ों को करता है, तो हमारा इसमें ऑटोनॉमी जो है रिस्क पे आ जाता है। तो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन और कंसेंट जो है डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग और टारगेटेड एड्स जो है, एड्स बेस्ड ऑन बिहेवियर रेज इथिकल कंसर्न। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो अभी प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग है या जो टारगेटेड एड है, तो वो कैसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप खुद ही देखते होंगे कि अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो फिर बार बार आपको उसी का ऐड मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये इथिकल कंसर्न को शो कर रहा है कि टारगेटेड एड्स वगैरह नहीं होना चाहिए। देन ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ एआई सिस्टम क्या है, ओपेक है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, लैकिंग डिसीजन एक्सप्लेनेबिलिटी, और जो भी डिसीजन वो कर रहा है तो उसका जो एक्सप्लेन वो नहीं कर रहा है, तो इससे ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी हैम्पर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन कोई क्लियर रीजनिंग नहीं है कि क्यों किया गया। तो ये क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे कुछ सिस्टम ओपेक है और इसके बारे में हमें चीज़ें पता नहीं है। देन एक जो सबसे बड़ा इशू हमें देखने के लिए मिलता है जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वालिटी का, कि एआई ऑटोमेशन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है जितना लो स्किल जॉब है उसको। तो इकोनॉमिक गैप हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और बढ़ जाए, क्योंकि जो मामूली काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास इतना स्किल नहीं है या लो लेवल का स्किल है, हाई स्किल नहीं है, तो उनका जॉब जा सकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आ रहा है, चैटबॉट आ रहा है, तो जो सर्विस सेक्टर में हम इतना सारा रोल देख रहे हैं, हमारा सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ में प्रॉब्लम हो। देन एक और इशू जो देखने के लिए मिलता है वो है डीप फेक्स का और मिस इन्फॉर्मेशन का, कि एआई जनरेटेड जो फेक कंटेंट है ये क्या स्प्रेड करता है, फॉल्स नैरेटिव्स को स्प्रेड करता है। ठीक है, स्प्रेड करता है। तो ये क्या हो सकता है, हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे सोशल हार्मनी को ख़राब कर सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखें कि अगर कोई पॉलिटिकल डीप फेक्स बनता है, सबसे ज़्यादा हमें इलेक्शन के टाइम पे देखने के लिए मिलता है कि पॉलिटिकल डीप फेक्स का मिसयूज़ किया जा रहा है वोट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है। तो वे अहेड में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स को देखा जाए और मेंटेन किया जाए। और एथिकल बाय डिज़ाइन एआई, की एथिकल होना चाहिए बाय डिज़ाइन। ठीक है, इंटीग्रेट एथिक्स इन डिज़ाइन स्टेज, की जब डिज़ाइन किया जा रहा है उसी टाइम पे एथिक्स को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, बायस डिटेक्शन, प्राइवेसी सेफगार्ड्स होना चाहिए। ठीक है, और एआई लेजिस्लेशन और रेगुलेशन होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए ताकि रिस्पॉन्सिबली एआई का यूज़ हो सके। और इंक्लूसिव डेटा सेट्स, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ऑल ग्रुप्स फेयरली टू रिड्यूस एल्गोरिदम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि जितना भी ग्रुप है सबको फेयरली इसका फायदा होना चाहिए ताकि जो एल्गोरिदम के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको हम कम कर सके। ठीक है, ह्यूमन इन द लूप, की ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए एआई डिजाइन के ऊपर विथ एथिकल कंसीक्वेंसेस। ठीक है,
तो ये जो है एआई किसके लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है, ह्यूमंस के लिए है, लेकिन ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, वो उसके काम को आसान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ह्यूमन को ही हटा दें, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। देन साइबर एथिक्स को हम देख लेते हैं। साइबर एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इन डिजिटल स्पेसेस। तो डिजिटल स्पेसेस में मोरल प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि गाइड करेगा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को। तो ये क्या इंश्योर करता है, सेफ्टी, प्राइवेसी, जस्टिस और डिजिटल इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। जैसे साइबर एथिक्स में अगर हम देखें तो फॉलोइंग द लॉ, ठीक है, तो लॉ को फॉलो करना है, अवॉइड करना है इलीगल एक्शन जैसे कि हैकिंग, फ्रॉड, हैरेसमेंट और स्टॉकिंग को। जैसे कि आईटी एक्ट 2000 क्या करता है, पेनलाइज करता है हैकिंग को या आइडेंटिटी थेफ्ट को। देन आईपीआर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जो इससे क्या होता है कि रिस्पेक्ट्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजिटल ऑनरशिप, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम देखें जो तमिल रॉकर्स है तो ये वॉयलेट्स कॉपीराइट थ्रू पायरेसी, कि पायरेसी के द्वारा जो है ये क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट को वॉयलेट कर रहे हैं। देन प्राइवेसी का एक इशू है कि कंसेंट बेस्ड डेटा का एक्सेस होना चाहिए और जो पर्सनल डिग्निटी है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। जैसे इथिकल एआई एंड एप्स मस्ट इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, की आज के डेट में सबसे ज़्यादा चोरी क्या हो रहा है, डेटा ही चोरी हो रहा है, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो है एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से फेसबुक डेटा को मिसयूज किया गया है बिना कंसेंट के। और फ्री और ओपन इंटरनेट होना चाहिए कि इंटरनेट इंक्लूसिव है, न्यूट्रल है और एक्सेसिबल है, ठीक है, जो अपोज कर रहा है कंटेंट ब्लॉकिंग को, थ्रॉलिंग और बायस्ड एक्सेस को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मणिपुर amid communal unrest sparking debate on digital rights versus national security। तो जो मणिपुर का हम कम्युनल अनरेस्ट देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डिबेट का शुरुआत कर रहा है कि डिजिटल राइट जरूरी है या नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। देन देखते हैं रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन बिहेवियर, कि रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन बिहेवियर होना चाहिए, जो आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ट्रोलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, शेमिंग कर रहे हैं, हेट स्पीच के द्वारा नफरत फैलाया जा रहा है, लोगों का एक दूसरे के मन में हेट्रेड को बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए सेफ करेजियस डिजिटल स्पेस, की एक कर्टियस डिजिटल स्पेस जो है होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जायरा वसीम क्विट बॉलीवुड ड्यू टू ऑनलाइन अब्यूज़। तो इन्होंने क्विट क्यों किया बॉलीवुड को, क्योंकि ऑनलाइन अब्यूज़ के वजह से। दूसरा 2023 में हमें जो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना है उनका एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन पब्लिक डिसेंसी, तो पोर्नोग्राफी, हेट स्पीच, ग्राफिक वायलेंस, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और जो इसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बैंड पॉर्न साइट को, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वायलेंट कर रहा था डिसेंसी नॉर्म को। तो पब्लिक डिसेंसी मेंटेन होना चाहिए, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके, पैनिक को और फेक न्यूज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोविड-19 का जो र्यूमर्स था व्हाट्सएप के ऊपर, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मॉब वायलेंस देखने के लिए मिला। तो हमने पूरा जो है अप्लाइड एथिक्स देख लिया कि हर जगह हम कैसे एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इथिकल रिलेटिविज्म, ठीक है। इथिकल रिलेटिविज्म क्या है, तो मोरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल, शेप्ड बाय कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री। तो इथिकल रिलेटिविज्म कहने का मतलब ये है कि जो मोरल स्टैंडर्ड है वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि इस कल्चर में जो सही है दूसरे कल्चर में वो गलत है, इस सोसाइटी में आप जाकर कुछ कर रहे हो सही है पर दूसरे सोसाइटी में वो गलत है। तो ये इथिकल रिलेटिविज्म है कि राइट और रॉन्ग डिटरमाइन हो रहा है सोशल नॉर्म के द्वारा, फॉकवेज के द्वारा। यहाँ पे कोई फिक्स जो है मोरल लॉ नहीं है, ठीक है। बेसिक अगर हम टेनेट्स देखें तो मोरालिटी जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, नॉट एब्सोल्यूट। तो मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इथिकल नॉर्म्स इवॉल्व अक्रॉस टाइम, कि ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है
इथिकल नॉर्म इवॉल्व होता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि इस जगह पे जो सही है दूसरे जगह पे गलत है, इस रिलीजन में जो सही है दूसरे रिलीजन में वो गलत है, ठीक है। तो ये क्या प्रमोट करता है, इथिकल रिलेटिविज्म प्रमोट करता है टॉलरेंस और ओपन माइंडनेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो जो सती था, ठीक है, ये एक टाइम पे सैक्रेड माना जाता था, फिर इसको बैन किया गया, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वीमेन के लिए। देन स्लेवरी 19th सेंचुरी में ये एक इकोनॉमिक नॉर्म हुआ करता था, लेकिन इसको कंडेम किया गया। अनटचेबिलिटी अगर हम देखें आर्टिकल 17 में है, पहले अनटचेबिलिटी एक तरीके से सोसाइटी के लिए सही था, लेकिन अब ये क्राइम है, तो ये सब क्या हुआ, इथिकल रिलेटिविज्म। देन सेक्शन 377 को क्रिमिनलाइज्ड किया गया, ठीक है ना। सेक्शन 377 को क्या किया, क्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन फिर इसको क्या किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्योंकि अब ये डिग्निटी राइट है, ठीक है। देन अगर कुछ हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो हमें काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में पैट्रियार्कल वर्सेस मैट्रियार्कल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है कि कोई सोसाइटी पैट्रियार्कल है, कोई सोसाइटी बहुत कम ही सोसाइटी है बट है, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है। सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्टेड है इन वेस्ट, और ये हो सकता है कि कहीं और डिबेट किया जा रहा है, लेकिन वेस्ट में सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट किया गया है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये इनकरेज करता है इथिकल प्लूरलिज्म को, ठीक है, काउंटर्स मोरल इंपीरियलिज्म की, एक ही जो आपका थॉट है कि यही सही है, मेरा ही कल्चर सही है और यही होना चाहिए, इस चीज़ को काउंटर करता है, ठीक है। और ये क्या है, यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर इन मल्टी कल्चरल कंटेक्स्ट, कि आप इथिकली सोचेंगे रिलेटिविज्म के साथ कि अच्छा ठीक है इस सोसाइटी में ये ऐसा है, तो उस हिसाब से यूजफुल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। चैलेंजेस अगर देखें तो कोई फिक्स्ड मोरल बेसलाइन नहीं है, और ये जस्टिफाई कर सकता है कि कोई हार्मफुल प्रैक्टिस चल रहा है तो उसको जस्टिफाई कर सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सती, ठीक है, कि सती को उस टाइम पे जस्टिफाई किया जा रहा था ना, गलत था फिर भी जस्टिफाई किया जा रहा था। तो ये रिस्क इग्नोरिंग ह्यूमन राइट्स प्लस डिग्निटी, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि हो सकता है ह्यूमन राइट्स को और डिग्निटी को इग्नोर किया जा रहा हो। कंक्लूजन अगर देखें तो मोरालिटी फ्लूइड है, कंटेक्चुअल है, बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद कोर ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, इससे टॉलरेंस बढ़ता है, रिलेटिविटी बढ़ता है, पर जो है कोर ह्यूमन वैल्यूज को नहीं हम साइडलाइन कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल एथिक्स को समझते हैं कि कुछ मोरल प्रिंसिपल ऐसा है जो यूनिवर्सल ही है, चाहे कल्चर और हिस्ट्री में जो भी रहे पर वो यूनिवर्सल है, जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये हर हाल में इंसान को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका बेसिक टेनेट्स क्या है कि एथिक्स ग्राउंडेड इन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, कि एथिक्स किस में ग्राउंडेड है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में। ये प्रमोट करता है जस्टिस, कंपैशन और डिग्निटी को। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यूनिवर्सल एथिक्स इन एक्शन, जैसे यूडीएचआर का फाउंडेशन है तो ये भी तो यूनिवर्सल एथिक्स ही है, ठीक है। जैसे कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है, चाइल्ड राइट्स, एंटी स्लेवरी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये अगर वहाँ पे सही है तो यहाँ पे भी सही है, हर जगह सही है कि चाइल्ड राइट्स तो मिलना ही चाहिए, इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते कि नहीं चाइल्ड राइट्स वहाँ मिलेगा पर यहाँ नहीं मिलेगा। एंटी स्लेवरी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, सिग्निफिकेंस अगर देखें तो ये बेसिस बनता है ग्लोबल गवर्नेंस का, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, कि ह्यूमन को एटलीस्ट इतना अधिकार तो मिलना ही चाहिए और वो हर जगह मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइड करता है इथिकल डिसीजन मेकिंग को ग्लोबली, ठीक है। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल एथिक्स क्या है, मोरल कंपास ट्रांसेंडिंग कल्चर, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को, ठीक है। देन कल्चरल रिलेटिविज्म को समझते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, ठीक है। तो कल्चर शुड बी जज्ड बाय इट्स ओन वैल्यूज प्लस कंटेक्स्ट, नॉट बाय अनदर कल्चर्स स्टैंडर्ड, कि अगर आप किसी कल्चर को सपोज आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको आप जज कर रहे हैं तो उसके ऑन वैल्यूज से कि उस सोसाइटी का, उस कल्चर का क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जज करना चाहिए, ना कि दूसरे कल्चर को आपने एक कल्चर यहाँ रखा एक कल्चर यहाँ रखा आप मिला रहे, नहीं कि इस कल्चर में ये हो रहा इस कल्चर में ये हो रहा, नहीं, बल्कि इसी कल्चर के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये अपोज करता है एथनोसेंट्रिसिज्म को। एथनोसेंट्रिसिज्म का क्या मतलब होता है कि जो है अपना कल्चर जो है सुपीरियर समझते हैं, तो कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होगा कि कोई भी कल्चर सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है, ठीक है। देन व्हाई इट इज इमर्ज, तो रिएक्शन अगेंस्ट
एथनोसेंट्रिसिज्म। तो एथनोसेंट्रिसिज्म की वजह से कि जब दो कल्चर को मिला के कहते हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, तो इसको खत्म करने के लिए जो है यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, ताकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो कल्चर है उसको उसी के अकॉर्डिंग जज करो, जो उसके वैल्यूज है उसको उसी के अकॉर्डिंग जज करो, कोई भी कल्चर सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि बीफ जो है एक्सेप्टेबल है वेस्ट में लेकिन टैबू है हिंदू सोसाइटी में, तो अगर आप हिंदू सोसाइटी को जज कर रहे हैं तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप जज करेंगे, ना कि आप कहेंगे अच्छा वेस्ट में तो चल रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो वेस्ट सही है और ये गलत है। ठीक है, तो यही है जो है कल्चरल रिलेटिविज्म। जैसे मैरिज, ड्रेस, जेंडर, नॉर्म्स ये वेरी करता है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस्ड होना चाहिए कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो बेसिक इथिकल स्टैंडर्ड है ह्यूमन राइट्स उसको हमेशा ही अपहोल्ड करना चाहिए। सिग्निफिकेंस अगर दिखे तो ये क्या सपोर्ट करता है, पीस, कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी। ठीक है, हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स को कि हैंडल कर सके मल्टी कल्चरल एथिक्स को। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कल्चरल रिलेटिविज्म, तो एथिक्स क्या है, यूनिवर्सल है, एक जगह एक ही पूरा हर जगह का एथिक्स क्या सेम है, नहीं, कल्चर के अकॉर्डिंग ये वेरी भी करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म हमने देखा, यूनिवर्सल एथिक्स देखा कि नो मैटर इन विच कल्चर यू आर, इन विच कंट्री यू आर, कुछ चीज़ें हैं जो दैट विल बी अप्लाइड, मतलब यूनिवर्सली हर जगह। ठीक है, देन हमने क्या देखा, इथिकल रिलेटिविज्म। ठीक है, कि मोरल जो है स्टैंडर्ड यूनिवर्सल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखा। अब हम नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। और मैं पूरा अब कोशिश करूंगी कि डेली वीडियोस आए ताकि जैन में ही ये खत्म हो जाए पूरा का पूरा एथिक्स हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।